हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ ज्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो आपके टीजीटी और पीजीटी के जो एग्जाम्स हैं उसके लिए मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का क्वेश्चन पेपर है, मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का। तो अब सीसीएस यूनिवर्सिटी में ये इस साल से खत्म हो गया है, तो जिनके बैक पेपर है तो वो स्टूडेंट्स तो तैयारी इसकी कर सकते हैं। लेकिन टीजीटी पीजीटी में मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड आप सब जानते हैं कि कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। तो क्वेश्चंस मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में कलेक्ट किए हैं। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में आंसर देख सकते हैं और हिंदी वाले हिंदी में आंसर देख सकते हैं। मैं डिस्कस आपसे जो है वो हिंदी मीडियम में करूंगा, ठीक है, ताकि दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए जो है ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहे। ठीक है व्यूअर्स, चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि विदेशी विनिमय की गतिविधियों का लेन देन करता है, कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी, विदेशी विनिमय बैंक। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स। क्वेश्चन 2, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन सी, सन 1982 में। क्वेश्चन 3 कि जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत का शीर्ष बैंक है, उसी प्रकार अमेरिका के शीर्ष बैंक का नाम बताओ। तो ऑप्शन नंबर डी, फेडरल रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सहकारी साख समिति अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, सन 1904 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय सहकारी बैंक का कार्य क्षेत्र होता है? ऑप्शन डी करेक्ट है, एक जिला। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान देश में कितने राज्य सहकारी बैंक कार्य कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 32। क्वेश्चन 7 कि भारत में सहकारी साख अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? ऑप्शन बी, 1912 में। क्वेश्चन 8, प्राथमिक सहकारी साख समितियों की वित्त व्यवस्था कौन करता है? ऑप्शन डी, केंद्रीय सहकारी बैंक। क्वेश्चन नंबर 9 कि केंद्रीय सहकारी बैंकों की वित्त व्यवस्था कौन करता है? ऑप्शन डी करेक्ट है, राज्य सहकारी बैंक। क्वेश्चन नंबर 10 कि भूमि विकास बैंक की स्थापना विश्व में सर्वप्रथम कहां हुई थी? ऑप्शन डी, जर्मनी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कि औद्योगिक वित्त से संबंधित शीर्षस्थ बैंक का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई? ऑप्शन बी करेक्ट है, सन 1991 में। ठीक है, सॉरी 1951 में। क्वेश्चन 13, मनी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है? ऑप्शन बी, मोनेटा। क्वेश्चन नंबर 14, मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है तथा साथ ही मूल्य मापन तथा मूल्य संचय का कार्य करती है। तो मुद्रा की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने दी है? ऑप्शन डी, क्राउथर। क्वेश्चन नंबर 15, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो इस परिभाषा के अनुसार मुद्रा में निम्नलिखित वस्तुएं सम्मिलित की जा सकती हैं। तो देखिए, तीनों ही की जा सकती हैं, जैसे धातु के सिक्के, करेंसी नोट और चेक, विनिमय पत्र, हुंडी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16, एली के अनुसार मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन्हें समाज में सर्वग्राह्यता प्राप्त है। इसका सार यह है कि देखिए, ए और बी दोनों ही ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है कि मुद्रा कोई भी ऐसी वस्तु है जिसे भुगतान के रूप में सर्वसाधारण द्वारा स्वीकार किया जाए। और ऑप्शन बी की दैनिक क्रय विक्रय, लेन देन तथा ऋणों के भुगतान में निसंकोच स्वीकार की जाने वाली वस्तुएं मुद्रा कहलाती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन 17 कि 1 रुपए का भारतीय सिक्का है। ऑप्शन बी, सांकेतिक सिक्का। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में टोकन कॉइन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक प्रतिवेदन का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 19 कि भारतीय रुपए की विनिमय दर का संबंध निम्नलिखित मुद्रा में से किस मुद्रा में से है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि चुनी हुई मुद्राओं से। क्वेश्चन नंबर 20 कि वास्तविक मुद्रा किस प्रकार की मुद्रा का अंग है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, वैधानिकता। क्वेश्चन 21 कि कौन सी मुद्रा चालू मुद्रा के अंतर्गत आती है? देखिए तीनों मुद्राएं आती हैं, इनकम मनी भी आती है, सेविंग्स मनी भी आती है और बिजनेस मनी भी आती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 22 की निम्न में से कौन सा प्रमाणिक सिक्के का गुण नहीं है? तो ऑप्शन डी सीमित, विधिग्रह लिमिटेड, लीगल टेंडर। क्वेश्चन नंबर 23 कि जिस मुद्रा में देश के समस्त लेन देन होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, प्रधान मुद्रा। ठीक है, प्राइमरी मनी। क्वेश्चन नंबर 24 कि जिस मुद्रा का धात्विक मूल्य अंकित मूल्य से कम होता है, ठीक है, तो क्या कहते हैं उसे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि सांकेतिक मुद्रा। ठीक है, टोकन मनी। क्वेश्चन नंबर 25 किस अर्थशास्त्री ने मुद्रा की भूमिका को तरल परिसंपत्ति यानी कि लिक्विड एसेट्स के साथ संबद्ध किया है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जे एम कीन्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कि एक अच्छी मुद्रा पदार्थ में निम्न गुण होते हैं। देखिए तीनों ही होते हैं, एक रूपता भी होता है, विभाज्यता भी होता है और टिकाऊपन भी होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 27 की मुद्रा की कुल पूर्ति को प्रभावित करने वाली संस्थाएं होती हैं। देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है, ए और बी दोनों। जो केंद्रीय बैंक होते हैं वो भी और जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो भी। वाणिज्यिक बैंक को हम इंग्लिश में कहते हैं कमर्शियल बैंक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की मुद्रा पूर्ति की संकुचित विचारधारा के अनुसार मुद्रा पूर्ति में सम्मिलित है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जनता के पास प्लस करेंसी बैंकों की मांग जमाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कि जब मुद्रा की पूर्ति में कमी होती है तो वस्तुओं के मूल्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कि घट जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की मुद्रा स्टॉक में सम्मिलित है। देखिए तीनों ही सम्मिलित होते हैं, डाकघर की बचत जमाएं और बैंकों की समय जमाएं और जनता के पास करेंसी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31 की भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मुद्रा पूर्ति के कितने संगठक हैं? ठीक है, कंपोनेंट बोलते हैं इंग्लिश में, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 4। क्वेश्चन 32 कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा पूर्ति के संगठकों में M1 से M4 तक जाने पर तरलता की मात्रा क्रमशः, ऑप्शन सी करेक्ट है, कि घटती है। क्वेश्चन 33 कि उच्च शक्ति मुद्रा में सम्मिलित है। देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बैंकों की मांग एवं म्यादी जिम्मेदारियां। क्वेश्चन नंबर 34 कि उच्च शक्ति मुद्रा के समानार्थी है। देखिए ए और बी दोनों, आरक्षित मुद्रा भी, रिजर्व मनी और आधार मुद्रा भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आधार मुद्रा होती है हमारी बेस मनी। क्वेश्चन नंबर 35 यदि उच्च शक्ति मुद्रा में 10% की वृद्धि होती है तो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 10% से अधिक। क्वेश्चन 36 कि रिजर्व अनुपात और मुद्रा की पूर्ति में संबंध होता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, विपरीत। क्वेश्चन नंबर 37 कि भारत में 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन डी करेक्ट है, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के। ठीक है, इस समय श्री शक्तिकांत दास जी जो हैं वो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन 38 कि भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, वित्त सचिव के। ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी के। क्वेश्चन नंबर 39 की अविकसित देशों में नकद मुद्रा एवं नकद जमा का अनुपात है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कि अधिक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 की भारत में सिक्कों की ढलाई किसके नियंत्रण में होती है? ऑप्शन डी करेक्ट है, केंद्रीय सरकार। क्वेश्चन 41 स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई आदि पर किए गए व्यय को कहते हैं? ऑप्शन सी मानवीय पूंजी निर्माण। क्वेश्चन 42 दैनिक कारोबार को चलाने के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी कार्यशील वित्त, वर्किंग
फाइनेंस। क्वेश्चन 43, विशिष्ट वित्तीय संस्था द्वारा उपलब्ध कराया गया वित्त कहलाता है। ऑप्शन सी संस्थागत वित्त, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। क्वेश्चन 44, कि घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए विदेशी मुद्रा का आगमन कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है कि प्रत्यक्ष विनियोग, ठीक है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन 45, आधुनिकीकरण, शोध एवं अनुसंधान के लिए आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी स्थायी वित्त की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, कि व्ययों के निर्धारण के पश्चात आय का निर्धारण होता है। ऑप्शन नंबर ए लोक वित्त में। क्वेश्चन 47, अधिकतम संतुष्टि और अधिकतम सामाजिक लाभ का उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी लोक वित्त में। क्वेश्चन 48, भारत में वित्तीय प्रणाली से अधिक से संबंधित नीति निर्माता जो पॉलिसी मेकर्स है वो कौन होते हैं? देखिए तीनों ही होते हैं, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री भी होती है, वो भारतीय रिजर्व बैंक भी होता है, वो पार्लियामेंट भी होती है, संसद भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, की वित्तीय प्रणाली के नियमन एवं संचालन हेतु कानून का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर डी संसद। क्वेश्चन 50, कि मुद्रा बाजार में किस प्रकार की पूंजी एवं ऋणों का लेन देन होता है? ऑप्शन ए अल्पकालीन। क्वेश्चन 51, अल्पकालीन वित्त की समय अवधि होती है। ऑप्शन ए 1 वर्ष से कम। क्वेश्चन 52, जिस बाजार में पुराने अंश पत्रों का क्रय विक्रय किया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन बी द्वितीयक बाजार, सेकेंडरी मार्केट। क्वेश्चन 53, प्रथम नई प्रतिभूतियों का निर्गमन संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक बाजार, ठीक है, प्राइमरी मार्केट या न्यू इश्यू मार्केट। क्वेश्चन नंबर 54, पूर्णतः सुरक्षित वित्तीय उपकरण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण रेखांकित प्रतिभूति, गोल्ड क्रॉस सिक्योरिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, कौन सी प्रतिभूतियां अधिक सुरक्षित हैं? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऋण पत्र, ठीक है, डिवेंचर्स। क्वेश्चन नंबर 56, विदेशी विनिमय के कारोबार पर कौन नियंत्रण रखता है? ऑप्शन नंबर डी फेमा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, फेमा का पूरा नाम होता है क्या? ऑप्शन नंबर ए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, ये फेरा को खत्म करके बनाया गया था। क्वेश्चन 58, निम्नलिखित में से कौन सा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं का कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी जमा पर धन प्राप्त करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, की निम्नलिखित में से कौन सी गैर बैंकिंग संस्था है? ऑप्शन नंबर डी म्यूचुअल। क्वेश्चन 60, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय सेवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की जाती है? ऑप्शन सी पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध कराना। क्वेश्चन 61, की निम्नलिखित में से कौन सा गैर बैंकिंग मध्यस्थ है? ऑप्शन नंबर डी विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 62, कि 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन नंबर सी 19 जुलाई 1969 को, ठीक है। देखिए इसमें डेट नहीं याद रहती, 1969 तो सबको याद रहता है, तो 19 जुलाई को भी आप सबको याद रखना है। तो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्वेश्चन 63, कि प्राथमिक प्रतिभूतियों के उदाहरण है, देखिए तीनों ही हैं, सरकारी प्रतिभूतियां भी होती हैं, डिवेंचर्स भी होती हैं और अंश भी होते हैं। क्वेश्चन 64, की आईडीबीआई और नाबार्ड हैं, देखिए दोनों जो है बैंकिंग मध्यस्थ भी होते हैं, बैंकिंग इंटरमीडियरीज भी होते हैं और नॉन बैंकिंग इंटरमीडियरीज भी हैं, गैर बैंकिंग मध्यस्थ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन 65, की निम्नलिखित में से कौन संगठित मुद्रा बाजार का अंग नहीं है? ऑप्शन नंबर डी देसी महाजन। क्वेश्चन 66, मुद्रा बाजार के असंगठित क्षेत्र का कौन अंग नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सहकारी बैंक। क्वेश्चन 67, मुद्रा बाजार की शीर्ष संस्था है, ठीक है। देखिए जो शीर्ष संस्था होती है ना उसकी इंग्लिश होती है एपेक्स इंस्टीट्यूशन, APEX, ठीक है, एपेक्स। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन 68, कि निम्नलिखित में से कौन वित्तीय बाजार का लेखपत्र नहीं है? ऑप्शन नंबर डी समता अंश, इक्विटी शेयर। क्वेश्चन 69, की चेक जिसका भुगतान प्रस्तुतकर्ता को ही करें कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी वाहक चेक, बियरर चेक। क्वेश्चन 70, चेक जिसका भुगतान केवल वही व्यक्ति ले सकता है जिसका नाम
चेक पर प्राप्तकर्ता के रूप में लिखा हो कहलाता है ऑप्शन नंबर डी ऑर्डर चेक। क्वेश्चन 71, कौन सा चेक अधिक सुरक्षित है? ऑप्शन नंबर डी विशेष रेखांकित चेक, ठीक है, स्पेशल क्रॉस चेक। क्वेश्चन 72 कि जब चेक बिना भुगतान किए हुए लौटा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम ऑप्शन डी चेक का अनादरण, डिसऑनर ऑफ चेक। क्वेश्चन 73 कि मियादी विनिमय विपत्र की परिपक्वता का समय होता है, ठीक है, मैच्योरिटी डेट। तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि बिल समाप्ति का दिन प्लस 3 अनुग्रह दिवस। क्वेश्चन 74 कि किस विपत्र में भुगतान का दायित्व आहर्ता का होता है? ऑप्शन नंबर बी प्रतिज्ञा पत्र, प्रोमिजनरी नोट में। क्वेश्चन 75 डेबिट कार्ड का आशय है, ऑप्शन सी करेक्ट है कि खाते में शेष होने पर ही रोकड़ निकालने या भुगतान करने के लिए प्रयोग किया जाए। क्वेश्चन 76 प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, एटीएम या जमा कार्डों के लिए। देखिए एटीएम के लिए होता है या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 एटीएम शब्द संक्षेप है। देखिए ऑटोमेटिक लगा होता है कई किताबों में, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, तो वो गलत है। जहां पर भी ये है ऑटोमेटेड होता है इसका सही आंसर, ठीक है। आप सब ध्यान रखिए ना, बहुत सारी किताबों में भी ऑटोमेटिक पर करेक्ट लगा रखा होता है, गलत है, मैंने कई बार बताया है। तो ऑटोमेटेड वर्ड बिल्कुल ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन 78 की कौन सा विपत्र केवल भारतीय भाषाओं में ही लिखा जाता है और जिसका कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता? ऑप्शन सी हुंडी। क्वेश्चन 79 कि विपत्र जिसमें सरकार धारक को एक निश्चित समय पश्चात एक निश्चित धनराशि चुकाने की प्रतिज्ञा करती है? ऑप्शन बी कोषागार विपत्र, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रेजरी बिल। क्वेश्चन 80 ऋण पत्र होता है कंपनी का एक, ऑप्शन सी करेक्ट है, दीर्घकालीन ऋणदाता। क्वेश्चन 81 कि पूर्वाधिकारी अंशधारी वो होते हैं जिन्हें, ऑप्शन सी पूंजी वापसी एवं लाभांश प्राप्ति दोनों का पूर्वाधिकार होता है, ठीक है। क्वेश्चन 82 कि कोष हस्तांतरण तंत्र जिसमें एक बैंक दूसरे बैंक को कोषों का हस्तांतरण तुरंत किया जा सकता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं आरटीजीएस, ठीक है। देखिए दो टर्मिनोलॉजी होती हैं, एनईएफटी और आरटीजीएस। मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता दूं, ठीक है। जो आरटीजीएस होता है उसका पूरा नाम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और जो होता है आपका एनईएफटी, ये भी जो है बहुत टर्मिनोलॉजी चलती है, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में मैं आपको एक लेक्चर अलग से दूंगा एनईएफटी और आरटीजीएस के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के किस शब्द से हुई? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बैंको। क्वेश्चन 84 बैंक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? देखिए तीनों ऑप्शन इसमें गलत हैं, 1271 में, 1471 में, 1571 में, तीनों गलत हैं, ठीक है। सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बैंको शब्द को याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बैंक शब्द जो थे वो 18वीं शताब्दी में हुए थे। अगला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है कि भारत में बैंकिंग प्रणाली का आरंभ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि 18वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड आ गया कि भारत में पहला बैंक किस सन में स्टैब्लिश हुआ था, स्थापित हुआ था? तो 18वीं शताब्दी में हुआ था, है ना। तो ये ईयर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1806 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 है कि भारत में बैंकों का सबसे पुराना स्वरूप कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी देसी बैंकर। क्वेश्चन 88 कि हमारे देश का प्रथम बैंक कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हिंदुस्तान बैंक। चलिए देखिए एनईएफटी का मुझे पूरा नाम याद आ गया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है, याद रखेंगे इसे। क्वेश्चन 89 की भारत में स्थापित प्रथम वाणिज्यिक बैंक जो कमर्शियल बैंक था वो कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अवध कमर्शियल बैंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90
बैंक का प्रमुख कार्य देखिए दोनों ही कार्य हैं, जमा भी स्वीकार करना, ऋण भी प्रदान करता है। ये हमारे पैसे भी जमा करते हैं और हमें लोन भी देते हैं। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन 91 कि व्यापारिक बैंक का कार्य नहीं है, ऑप्शन नंबर सी नोट निर्गमन, ये केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, सिर्फ 1 रुपए के नोट को छोड़कर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जहां सिक्के जो है जहां बनते हैं उसे हम टकसाल बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना। जो नई टकसाल है वो नोएडा में दी गई है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इस बात का, नोएडा में बनी हुई है टकसाल। सिक्कों की जहां ढलाई होती है उसे हम टकसाल कहते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 92 की बैंक किस खाते में जमाएं स्वीकार करता है। देखिए वो सेविंग अकाउंट में भी करता है, वो टर्म डिपॉजिट में भी करता है और वो करंट अकाउंट में भी करता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। क्वेश्चन 93 कि जनसाधारण की छोटी छोटी बचतों को बैंक के किस खाते में संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, बचत बैंक खाता। ठीक है, सेविंग बैंक अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 94 सावधि जमा खाते में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि अवधि निश्चित होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 की स्थायी जमा खाते में जमा अवधि कम से कम कितने समय की होती है। ऑप्शन नंबर ए 15 दिन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 चालू खाते में कौन सी शर्त पूरी करनी होती है। देखिए करंट अकाउंट बोलते हैं हम इसको, कि एक बात आपको ध्यान रखनी है कि करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं देती सरकार, बैंक यानी कि कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता, क्योंकि इसमें सुविधा दी जाती है कि आप एक दिन में जितनी बार मर्जी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जितने भी बिजनेसमैन लोग होते हैं ये अक्सर जो है, प्रैक्टिकली मैं आपको बात बताऊं तो ये करंट अकाउंट ही ओपन करते हैं, क्योंकि इन्हें कितनी ही बार एक दिन में ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है। तो इन्होंने बहुत सारे सरकारी बैंकों का ये यूज कम करते हैं, ये प्राइवेट बैंकों का यूज ज्यादा करते हैं, जैसे आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, यस बैंक हो गया, या और कहीं भी बॉम्बे के साइड में जो लक्ष्मी निवास बैंक जो चलते हैं। तो ये जो आपके बैंक हैं प्राइवेट बैंकों में, क्योंकि इनकी सर्विस भी बेटर होती है, सरकारी बैंकों से ज़्यादा टाइम तक की भी होती है। ठीक है, तो इसमें बिजनेसमैन जो है वो ट्रांजैक्शन करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए करंट अकाउंट में ये फैसिलिटी देते हैं कि हम आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे, लेकिन आप ट्रांजैक्शन एक दिन में कई बार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो व्यवहारों पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होता है और जमा राशि मांग पर देय होती है। क्वेश्चन नंबर 97 की ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन 96 में। तो क्वेश्चन 97 है कि किस खाते में बैंक से चेक की सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सावधि जमा खाते में, टर्म डिपॉजिट अकाउंट। चलिए क्वेश्चन 98 कि हमारे देश में सामान्यतः घरेलू सावधि जमाओं पर अतिरिक्त ब्याज दर स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि वरिष्ठ नागरिकों को, सीनियर सिटीजन को, जिनकी एज जो होती है, उम्र जो होती है वो 60 साल से ज्यादा होती है। ठीक है, सीनियर सिटीजन कहलाते हैं, और जो 60 साल से 80 साल के बीच में होते हैं उनको हम सुपर सीनियर सिटीजन बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 की नकद साख की सुविधा बैंक द्वारा किसी व्यक्ति को दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी किसी भी व्यक्ति को। और लास्ट क्वेश्चन है व्यूवर्स कि किसी भी देश का प्रमुख बैंक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक। ठीक है, जैसे अमेरिका का फेडरल बैंक है और इंडिया का रिजर्व बैंक है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो व्यूवर्स ये था, हालांकि मैं फिर से बता रहा हूं, ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का मेरठ का मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का पेपर है 2017 का, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट इस साल से खत्म हो गया तो इसकी बजाय दूसरे 3 नए सब्जेक्ट आए हैं। लेकिन आपके लिए टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए और बीएड एंट्रेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो 100 क्वेश्चन जो हैं ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अब मैं आपको जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी के लिए और बीएड एंट्रेंस के लिए दे रहा हूँ। अब मैं प्रॉपर तरीके से मैंने क्वेश्चंस का बहुत सारा कलेक्शन किया है और मैं आपको इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चंस को
प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।